हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद बेसिक लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूंजीगत वर्सेस आयगत। अब ये टॉपिक किन किन विषयों के लिए, किन किन परीक्षाओं के लिए रेलेवेंट है, सबसे पहले तो हम लोग वो बात करते हैं। देखिए, अगर आप स्कूल लेक्चरर भर्ती कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बेहद रेलेवेंट है। इसके साथ साथ अगर आप जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप सीए वगैरह का कोई एग्ज़ाम देते हैं, कॉमर्स की किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज लेक्चरर के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तब भी आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन या +2 कर रहे हैं तब भी आपके लिए टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, चाहे स्कूल लेक्चरर की करें, उन सभी में बेसिक से शुरू होकर लास्ट तक का सिलेबस आता है। और ये टॉपिक तो ऐसा टॉपिक है जो सब चीज़ों की रीड है, तो ये तो आपके लिए आएगा ही आएगा। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी एक हल्की सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। नॉर्मली कॉमर्स की शिक्षा, जब से मैं कॉमर्स से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैं कॉमर्स को देखता हूँ, कॉमर्स के एजुकेशन में एक बेसिक परेशानी है कि लोग 11वीं या 12वीं क्लास की किताबों में जो रटी रटाई बातें लिखी हुई हैं उनसे ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते। उन्हीं बातों को लोगों ने रटा, उन्हीं को बच्चों को आगे रटवाया, जिसकी वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है। रटी हुई 4 बातें याद हैं तो क्वेश्चन सही होगा, रटी हुई बातें भूल गए तो बस सारा मामला गड़बड़। कोई भी इस बात के लिए प्रयास नहीं करता कि जो कॉमर्स की किताबों में 3 नियम, 4 नियम, 5 बातें लिखी गई हैं, उनका आखिर लॉजिक क्या है, उनके पीछे बेस क्या है। अगर उस आधार तक आप पहुंच पाएं तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना? ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये टॉपिक पूरे कॉमर्स में सबसे बेसिक टॉपिक में से है, लेकिन 99% बच्चों को बहुत लास्ट तक इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। और इसमें कन्फ्यूज़न मतलब बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न। तो हम इस टॉपिक को फ्रेश स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि 11th-12th की किताबों से हट के अलग तरीके से, अलग तौर पे हम इसको पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि आज के बाद में कम से कम इस टॉपिक में आपको कोई समस्या ना हो। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये टॉपिक क्या है और क्यों। देखिए, बिजनेस में कोई भी व्यक्ति एक बिजनेसमैन बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति एक बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी जेब में आज के दिन कुछ पैसा है, बिजनेस में कहीं से पैसा आया। नॉर्मली आप सबको पता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बिजनेस को चलाए रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और जो पैसे बिजनेस को शुरू करने के लिए और बाद में उसको चलाए रखने के लिए चाहिए, उसी को हम लोग नाम देते हैं ये बिजनेस की कैपिटल या बिजनेस की पूंजी है। कहाँ से आती है ये पूंजी या कैपिटल? इसके दो जरिए हैं। या तो बिजनेस का मालिक अपने जेब से पैसे लगा देता है, और जब बिजनेस के मालिक के खुद के पास पैसे नहीं होते तो हम बैंकों से या किसी वित्तीय संस्थान से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेके वो पैसे लगा देते हैं। तो मान लीजिए कि आपके बिजनेस में आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो अब हमें ये देखना है कि कभी भी इस 1 लाख रुपए में, मतलब बिजनेस के पास जो टोटल पैसे हैं उसमें कभी भी कम या ज़्यादा होगा तो वो किस कारण से। तो दोबारा से एक बार देखिए ज़रा मेरे साथ साथ, बिजनेस थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये आपका बिजनेस है जिसके अंदर आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अब किसी भी कारण आपकी जेब से 1 लाख रुपए में से कमी आती है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि आपकी जेब से 10,000 रुपये चले गए, या हो सकता है कि आपके पास में कुछ पैसे आ गए, 15,000 रुपये आ गए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास कुछ पैसे आ भी सकते हैं और कुछ पैसे जा भी सकते हैं। जब जब आपकी जेब से पैसे जाएंगे तो आपकी जेब से गए हुए पैसे आपके लिए कहलाता है व्यय। हिंदी में अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो खर्चा, अंग्रेजी में बोलें तो एक्सपेंस। तो जब आपकी जेब से पैसे जाएंगे तो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कल को मैं कहूँ कि आपकी जेब में 1 लाख थे और अभी 90,000 बचे, तो 10,000 कहाँ गए? आप यही बोलोगे ना, 10,000 खर्चा हो गया, 10,000 का एक्सपेंस हो गया। तो मान लेते हैं खर्चा किसे बोलेंगे? जब जब आपकी जेब से पैसे जाएंगे, मतलब व्यापार से जब पैसे कम होंगे तो वो आपका व्यय या आपका खर्चा है। अब 1 लाख में से अगर 10,000 चले गए तो आपके पास कितने पैसे बचे होंगे? 90,000। तो आप गिन के बैठे हो कि मेरे पास 90,000 है। 2 दिन बाद आपने फिर से गिनती की तो आपको पता चला कि 90 नहीं है, मेरे पास तो 1,05,000 है। तो ये 1,05,000 कैसे हुए होंगे? आपके पास कहीं से पैसे आए होंगे। अगर कहीं से पैसे आए तो उस पैसे को हम लोग नाम दे देते हैं प्राप्ति या रिसिप्ट। तो आपके पास जब जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो हम उसको रिसिप्ट का नाम देते हैं, और अगर आपके अकाउंट से पैसे चले गए तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्सपेंस का या पेमेंट का। अब हमें समझना है कि किन कारणों से हमारे पास पैसे आते हैं। हमारे पास पैसे जब आते हैं तो हमारे पास 2 रीज़न से पैसे आते हैं नॉर्मली। या तो हमारे पास पैसे आते हैं इनकम के रूप में, जिसे हम लोग आय का नाम दे देते हैं,
या हमारे पास पैसे आते हैं दायित्व के रूप में, जिसे हम लाइबिलिटी का नाम दे देते हैं। अब देखिए, दायित्व लाइबिलिटी आपने 100 बार सुना होगा, लेकिन हम लोग कभी इसको डीपली सोचने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत आसान है, किसी भी कारण से आपकी जेब में पैसे आए और आए हुए पैसे आपको किसी को वापस नहीं लौटाने, आपके पास किसी कारण से पैसे आ गए और आए हुए पैसे आपको किसी को वापस नहीं करने, तो वही पैसे आपकी इनकम या आपकी आय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका बर्थडे है, आपके जन्मदिन पे आपको किसी ने 1000 रुपये दिए। अब 1000 रुपये क्या आपको वापस लौटाने हैं? नहीं ना। आपकी जेब में पैसे आए तो आपने चेक किया कि अच्छा प्राप्ति होगी, फिर ढूंढोगे कि क्या वापस करने हैं, नहीं करने तो आपकी इनकम है। ठीक ऐसे ही आप कहीं पे नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बदले में आपके जो एम्प्लॉयर हैं, नियोजक हैं, उन्होंने आपको 20,000 रुपये दिए, क्या वो वापस मांग लेगा? नहीं। तो ये 20,000 रुपये ही आपकी इनकम बनेगा। तो जब हमारी जेब में पैसे आते हैं जिनको आगे कहीं लौटाने की ज़रूरत नहीं होती, वही हमारी इनकम बनती है। लेकिन कभी कभी हमारी जेब में इस तरह की प्राप्ति आती है, ऐसे पैसे आ जाते हैं जो आज हमारी जेब में आ तो गए, लेकिन भविष्य में, फ्यूचर में इनको दोबारा वापस लौटाना पड़ेगा, इनका पुनर्भुगतान करना पड़ेगा। जिन चीज़ों का पुनर्भुगतान करने की ज़रूरत होती है, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं कि यार ये पैसा वापस करना मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, और उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो जब आपकी जेब में प्राप्ति आए और उस प्राप्ति को आपको किसी को लौटाना हो, तो आपका दायित्व या आपकी लायबिलिटी कहलाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप बैंक गए और एसबीआई से आपने बोला कि मुझे 1,00,000 रुपए का लोन चाहिए। जब एसबीआई लोन देगा तो आपकी जेब में पैसे तो आएंगे, पैसे आने का मतलब प्राप्ति तो है, लेकिन इस प्राप्ति को मैं इनकम नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये मुझे वापस लौटाना है। तो जैसे ही मैं इसको वापस लौटाने के लिए रखूंगा तो ये मेरा दायित्व बन जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि यार बैंक से कर्जा ले लिया, मेरी 1,00,000 वापस करने की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको समअप करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जब हमारी जेब में कहीं से भी पैसे आते हैं तो दो टाइप के पैसे आते हैं। जो हमने कमाया है, जो किसी को लौटाना नहीं है, वो हमारी इनकम है, और अगर वो पैसा किसी को लौटाना है तो हमारा दायित्व, हमारी लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी कहलाता है। दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ, जब जब हमारी जेब से पैसे कम होंगे तो हम उसको व्यय का या खर्चे का नाम देते हैं। हमारे जो व्यय या खर्चे जो भी हैं, हमारी जेब से जब पैसे कम होंगे तो वो भी दो कारणों से कम होंगे। दो कारणों से कम क्यों होंगे? कभी कभी हमें ये चाहिए होता है कि हम पैसे खर्च करके अपने लिए कुछ उपभोग का सामान लेना चाहते हैं। उपभोग को अंग्रेजी में बोलते हैं कंजम्पशन का मटेरियल लेना चाहते हैं। और कभी कभी हम पैसे खर्च करके अपने लिए कुछ उपयोग का सामान लेना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूज़। तो अगर मान लीजिए कि आपकी जेब से पैसे गए और उसके बदले में आपको उपयोग करने का अधिकार मिला, यूज़ करने का राइट मिला, तो हम लोग नाम देते हैं कि ये हमने संपत्ति खरीदी है। और अगर आपकी जेब से पैसे गए और आपको उपयोग करने का नहीं, उपभोग करने का अधिकार मिला, कंजम्पशन का अधिकार मिला, तो हम बोलते हैं कि हमने खर्चा कर दिया, हमारा व्यय है। जैसे समझ के देखिएगा मेरी बात को, आपकी जेब से 50,000 रुपये गए तो पैसे कम हुए जेब से। जब 50,000 कम हुए तो आप कारण ढूंढोगे कि किस कारण पैसे गए। दो कारण होंगे, या तो बदले में आपको उपभोग का अधिकार मिलेगा या उपयोग का अधिकार मिलेगा। 50,000 रुपये की आपने मोटरसाइकिल खरीदी, तो क्या इस मोटरसाइकिल का हम कंजम्पशन कर लेंगे, उपभोग कर लेंगे? नहीं, इस मोटरसाइकिल को हम यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, लंबे समय तक हमारे काम आएगी। तो जिस चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करने से हमें उपयोग करने का अधिकार मिलता है, वो हमारी संपत्ति है। दूसरी तरफ, अगर मान लो कि मैंने 1,000 रुपये जेब से खर्च किए तो पैसे तब भी कम हुए, लेकिन इस 1,000 रुपये के खर्चे के बदले में मुझे पेट्रोल मिला 1,000 रुपये का, मैं मोटरसाइकिल में एक बार डालूंगा, कंज्यूम हो जाएगा, और कंज्यूम होने के बाद में दोबारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जो कंजम्पशन का राइट है वो हमारे लिए व्यय कहलाता है। तो हमें समझ में आया कि चलो ये बात तो ठीक है कि बिजनेस में मुख्य रूप से 4 नाम आएंगे हमारे सामने। वो 4 नाम कौन कौन से, एक बार मैं उनको आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए 4 नाम कौन कौन से। एक नाम हमारे सामने आएगा संपत्ति। संपत्ति वो है जिसके ऊपर पैसे खर्च करके हमने कुछ खरीदा और उसके बदले में हमें लंबे समय तक व्यवसाय में उसको यूज़ करने का राइट मिलेगा, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि कार, जैसे कि ज़मीन, जैसे कि बिल्डिंग। दूसरी तरफ हमने पढ़ा दायित्व या लायबिलिटी। दायित्व या लायबिलिटी वो जिम्मेदारी है जिसमें हमने एक बार किसी से पैसे ले लिए या हमने किसी से काम करा लिया लेकिन पेमेंट दिया नहीं, और अभी फ्यूचर में हमें पेमेंट करना बाकी है, तो वो हमारे लिए दायित्व या हमारी लायबिलिटी कहलाता है। तीसरी चीज़ है आय या इनकम। आय या इनकम का मतलब है वो राशि जो हमें एक बार मिल गई, अब हमें किसी को वापस नहीं करनी। इनकम कई जगह से आ सकती है। कुछ लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो कुछ बिना मेहनत के भी कमाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी संस्थान को दान मिलता है, डोनेशन मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी है जो चंदे से चलती है, तो उनको जो चंदा मिलता है वो भी एक तरह से उनके लिए तो इनकम ही है। तो जो पैसे उनके पास आ गए वापस नहीं करने, वो हमारी इनकम का स्रोत है। और फिर आता है एक्सपेंस या खर्चा या व्यय। एक्सपेंस या व्यय वो है जो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए रोज हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस पैसे के बदले में हमें उपयोग का अधिकार नहीं, उपभोग करने का, कंजम्पशन का अधिकार मिलता है। चलो ये बातें तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग कि पूंजीगत या राजस्व क्या होता है। तो दूसरी भाषा में इसी चीज़ को हम दूसरी भाषा में पढ़ते हैं। जब जब हम लोग
एक्सपेंसेस करेंगे, जब भी हम लोग खर्चा करेंगे तो हम खर्चों को दो भागों में बांटेंगे। कभी कभी हम लोग खर्चों को बोलेंगे कि हमारे खर्चे पूंजीगत व्यय हैं, मतलब इंग्लिश में कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, और कभी कभी ये कहलाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंस, या जिसको हम लोग बोलेंगे आयगत व्यय। तो खर्चे दो प्रकार के होते हैं, पूंजीगत और आयगत, कैपिटल और रेवेन्यू। दूसरी तरफ अगर हमारी जेब में पैसे आए, तो जब हमारी जेब में पैसे आते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्राप्ति या रिसिप्ट। इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे, या इनकम बोल दो, उसको भी दो भागों में बांटेंगे। तो आय नाम दे दूं मैं, इनकम को दो भागों में बांटेंगे। इनकम कौन कौन सी होगी, या तो कैपिटल नेचर की इनकम होगी या रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो कैपिटल रेवेन्यू, हिंदी में हम बोलें तो या तो हमारी पूंजीगत किस्म की आय होगी या फिर राजस्व किस्म की आय होगी। अब एक बार मैं बात करता हूं कि 11वीं 12वीं की किताबों में क्या लिखा गया है, कॉमर्स में हमें क्या रटने पे मजबूर किया गया। कॉमर्स की सारी किताबों में या सब सोर्सेज में ये लिखा हुआ है कि पूंजीगत वो होता है, कैपिटल वो होता है जिसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है, रेवेन्यू वो होता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है, पूंजीगत वो है जो सामान्यतः बड़ी बड़ी राशियों में बड़े अमाउंट में होते हैं, रेवेन्यू छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं, कैपिटल वो हैं जो बार बार नहीं होते, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, रेकरिंग नेचर नहीं होता, रेवेन्यू वो हैं जो बार बार होते हैं, जिनका रेवेन्यू नेचर होता है, कैपिटल वो हैं जिनका फायदा लंबे समय तक मिलता है, रेवेन्यू वो हैं जिनका फायदा लंबे समय तक नहीं मिलता। इस तरह की बातें रटी रटाई बातें, लेकिन असल में ये बातें मुख्य बात नहीं है, मेन बात कुछ और है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो शायद हम इस बात को समझ पाएं। एक बार हम लोग चलते हैं, अकाउंटिंग जब हम लोग शुरू करते हैं तो अकाउंटिंग की शुरुआत में हमें कुछ लेखांकन की परंपराएं, लेखांकन की अवधारणाएं, लेखांकन के सिद्धांत, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग ट्रेडिशन, ये सब पढ़ना पड़ता है। उनमें दो बहुत काम की बातें हैं, अगर उन दो बातों को ध्यान में हम रख लें तो हमें पूंजीगत और राजस्व में जिंदगी भर कोई कठिनाई आनी ही नहीं है। देखिए, वहाँ पे एक अवधारणा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अवधि की अवधारणा, या अंग्रेजी में जिसको हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिसिटी, लेखांकन अवधि की अवधारणा या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट्स बनाने से पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अकाउंट्स किस अवधि के लिए बना रहे हैं। दूसरी भाषा में, लेखांकन हमेशा पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग हमेशा एक फिक्स पीरियड के लिए की जाएगी, वो फिक्स पीरियड आपको चुनना पड़ेगा। अब वो फिक्स पीरियड कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली मैक्सिमम संस्थाएं अपनी अकाउंटिंग करती हैं वार्षिक आधार पे, तो एक वर्ष चुन लेंगी कि किस वर्ष के लिए अकाउंटिंग हो रही है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अर्धवार्षिक बनाती हैं, और हम जानते हैं कि जितनी भी लिस्टेड कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, वो तो क्वार्टरली बेसिस पे बनाती हैं। तो सबसे पहले वो अवधि चुनिए जो आपकी लेखांकन अवधि या अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगी। मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है। अब अगर आप 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड चुनते हैं तो 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं या कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनका वित्त वर्ष या 12 महीने 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च पे खत्म होता है। तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो जनवरी से अपने खाते शुरू करती हैं और 31 दिसंबर पे खत्म हो जाता है। कुछ 1 जुलाई से शुरू करते हैं, 30 जून पे खत्म हो जाता है। मैं एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए अप्रैल से मार्च की बात करता हूँ। तो मान लीजिए कि सबसे पहले अवधि की अवधारणा के आधार पर आपने 12 महीने तय कर लिया, और वो 12 महीने कौन से हैं? 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महीने हैं। इसका मतलब अब आप जो भी लिखेंगे, आय, व्यय, कुछ भी, इनकम एक्सपेंडिचर, कुछ भी, अकाउंटिंग जब भी करेंगे वही लेन देन लिखेंगे जो इस तिथि के बीच में होते हैं। 1 अप्रैल से पहले का हम कुछ नहीं लिखेंगे, 31 मार्च के बाद का कुछ नहीं लिखेंगे। इस पीरियड के बीच में घटने वाली घटनाओं का लेखांकन किया जाएगा। ये हमारी लेखांकन अवधि की अवधारणा कहलाती है। इस लेखांकन अवधि की अवधारणा के साथ एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिलान की अवधारणा या मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप लाभ हानि खाता बनाते हैं तो लाभ हानि खाते में इधर की जो साइड है, जिसको इनकम साइड, क्रेडिट साइड या आय वाली साइड बोल देते हैं, वो साइड और दूसरी तरफ खर्चे वाली साइड, ये दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 2 महीने की इनकम लिखी गई है तो इस साइड में एक्सपेंसेस भी एग्जैक्टली 2 महीने के आने चाहिए, और सिर्फ 2 महीने के नहीं, उन्हीं 2 महीने के आने चाहिए जिन 2 महीने की इनकम इधर लिखी है। अगर यहाँ पे जनवरी की और फरवरी की इनकम लिखी है तो यहाँ भी खर्चे जनवरी और फरवरी के आने चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो एंड रिजल्ट है, आपका जो अंतिम परिणाम है, जिसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है, ये नेट प्रॉफिट बिल्कुल गलत आएगा, भ्रामक परिणाम देगा। और इतने ब्लंडर इसमें हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 2 अवधारणाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। एक तो लेखांकन अवधि की अवधारणा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा। अब सोचिएगा जरा,
अगर इन अवधारणाओं का पालन ना किया जाए तो परिणाम बहुत भ्रामक आएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि लेखांकन अवधि कितनी है तो आपका अकाउंट कभी खत्म ही नहीं होगा। जब आपकी अवधि फिक्स है कि 12 महीने, तो 12 महीने के बाद आप आके जोड़ तोड़ करना शुरू करोगे ना कि अब तक जो हुआ उसका हिसाब कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं 12 महीने में मैंने क्या कमाया। तो अवधि जरूरी है। फिर बात आती है मिलान की। मिलान की अवधारणा इसलिए ज़रूरी है कि एग्जाम्पल के लिए सोच के देखिए, थोड़ा उदाहरण सिंपल सा लेते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा सेल, आप अपना लाभ कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखा सेल या विक्रय या इनकम, आपने सेल लिखी 10 लाख। मैंने आपसे पूछा है सेल कैसे आई, तो आपने बोला कि ये जो सेल है ये 12 महीने की सेल है, 12 महीने की सेल है मेरी, 10 लाख रुपए। दूसरी साइड आप खर्चे लिख रहे हैं और आपको पता चला कि आपके खर्चे हो गए 11 लाख रुपए के। तो अब आपसे मैं पूछूं कि आपका प्रॉफिट कितना आया, तो प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस आएगा 1 लाख रुपए का। और जैसे ही हानि आएगी, आप लोगों को बोलोगे कि हमारा व्यापार हानि में है, तो कोई आपको उधार देने से कतराएगा, व्यापारी लोग आपसे डील करने में कतराएंगे, बैंक आपको पैसे देगा नहीं, शेयर होल्डर आपसे नाराज होगा। ऐसे में अगर अकाउंट्स वाला चाहे तो ये कर सकता है कि एक काम करते हैं, ये जो एक्सपेंस है ये भी हमने 12 महीने के लिखे, तो थोड़ी चालाकी कर लेते हैं, खर्चे लिख देते हैं 6 महीने के। 6 महीने के खर्चे लिखेंगे तो मान लीजिए कि 6 महीने का खर्चा तो 5 लाख था, कल तक जो लॉस आ रहा था वो 10 में से 5 लाख घटाएंगे तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट नजर आने लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो गलत है सरासर। इसलिए हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे 12 महीने की इनकम लिखी है तो खर्चे 12 महीने के लिखिए, और उन्हीं 12 महीने के लिखिए जिन 12 महीने की इनकम है। अगर ये जनवरी से दिसंबर है तो जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीने यहाँ पे लिखिए। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो कैपिटल और रेवेन्यू क्या है क्या नहीं है इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोचिएगा, हम लोग हमारे यहाँ पे इनकम कैलकुलेट करने के लिए अंतिम खाते बनाते हैं, और अंतिम खाते में एक अकाउंट हमारा बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस, सबकी बात मैं एक साथ कर रहा हूँ। दूसरा एक और हम लोग साथ में स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट लायबिलिटी लिखते हैं, और दूसरी साइड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग लिखते हैं वो सारे के सारे आइटम जो हमारी इनकम है या एक्सपेंस है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस लिखते समय हमने उसका पीरियड फिक्स कर दिया कि ये 12 महीने का पीरियड है। अब सोचिए, जब भी आप कोई खर्चा करेंगे तो उस खर्चे को करने पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस खर्चे का बेनिफिट हमें कितने साल तक मिलेगा, कितने दिन तक मिलेगा। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आपने आज किए और उसका फायदा आपको अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर ही मिलेगा। मतलब जैसे मान लो कि जनवरी से दिसंबर के 12 महीने का पालन कर रहे थे और आपने मई के महीने में खर्चा किया, और उस खर्चे का फायदा आपको मई में, जून में, जुलाई में मिलेगा, अगस्त सितंबर तक मिलेगा, लेकिन दिसंबर में अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला। तो जिस खर्चे का फायदा सिर्फ इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, वो खर्चे इसी अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस में व्यय के रूप में लिखे जाने चाहिए। और जिस चीज़ को इसी अकाउंटिंग पीरियड में व्यय के रूप में लिखना है वो सारे के सारे हमारे लिए कहलाते हैं रेवेन्यू। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो खर्चे किए तो हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन उसका फायदा इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं, आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने ऑफिस की बिल्डिंग बना ली और ऑफिस की बिल्डिंग बनाने पे 1 करोड़ का खर्चा हुआ। अब 1 करोड़ रुपए इस साल खर्च हुए हैं, लेकिन आपने चेक किया कि क्या इस 1 करोड़ का फायदा सिर्फ इसी लेखांकन अवधि में मिलेगा, तो आपको पता चला कि नहीं, इस 1 करोड़ का फायदा इस साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा। रफली एक बार मैं मान लेता हूं कि इस 1 करोड़ की बिल्डिंग का फायदा आपको 10 साल मिलने वाला है। अगर इस 1 करोड़ की बिल्डिंग का फायदा 10 साल मिलने वाला है तो इसको हमारी अवधि की अवधारणा और मिलान की अवधारणा हमें यहाँ लिखने से रोकेगी। यहाँ लिखने से क्यों रोकेगी? आप कहते हो कि मैंने 1 करोड़ का खर्चा किया, आप यहाँ पे लिखते हो बिल्डिंग बनाई 1 करोड़, तो फटाफट से लेखांकन की अवधि अवधारणा बीच में कूदेगी, भाई साहब कितने दिन का खर्चा है ये? आपने बोला ये तो 10 साल का है, तो 10 साल का तो बोलता है कि यहाँ 12 महीने का हिसाब किताब कर रहे हैं, भगाओ इसको यहाँ से, यहाँ नहीं लिख सकते। दूसरी तरफ अगर फिर भी मैं जिद पे अड़ जाऊँ कि नहीं तो मैं लिखूंगा, ये खर्चा तो अभी किया है, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि जो 12 महीने में कमाई की है आपने, क्या उस 12 महीने की कमाई करने के लिए खर्चा किया गया? क्या ये दोनों आपस में मिलान होता है इनका? नहीं होता। नहीं होता तो ये खर्चा यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, और अगर ये खर्चा यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता तो इसका मतलब ये राजस्व नहीं है। फिर ये अपने आप ही कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में, क्योंकि मेरे पास किसी भी चीज़ को लिखने के लिए 2 ही जगह है, या तो लाभ हानि खाता या बैलेंस शीट। तो अपने आप ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, और बैलेंस शीट में फिर इस बिल्डिंग को हम लोग एसेट के रूप में या संपत्ति के रूप में लिखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंस को बैलेंस शीट में लिखा जाता है या रेवेन्यू एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस में लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि कैपिटल एक्सपेंस को हम कभी भी प्रॉफिट लॉस में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में एक निर्धारित अवधि के एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंस हमेशा एक लंबी अवधि का खर्चा होता है। तो अगर ये बात आपको समझ में आती है
तो बहुत सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपने अपनी फैक्ट्री में सड़क बनवाई, सड़क बनाने का खर्चा कौन सा होगा, तो आप दिमाग से सोचें, सड़क बनाने का फ़ायदा एक साल थोड़ी मिलेगा, लंबी अवधि तक मिलेगा, और जिसका फ़ायदा कई लेखांकन अवधि तक मिलता है उस चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक फिक्स पीरियड के लिए बना है, अपने आप ही वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। चलो ये बात तो समझ में आती है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग समराइज करने की कोशिश करते हैं। इसी बेसिस पे अगर हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करें कि कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल नेचर का है तो उसकी मुख्य मुख्य बातें, खास खास बातें क्या होंगी। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस की खास बात ये होती है कि कैपिटल नेचर के खर्चे बार बार नहीं होते, मतलब इनका जो नेचर है वो पुनरावृत्ति का या रेकरिंग नेचर नहीं होता, नॉन रेकरिंग नेचर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों। उसका कारण है ये खर्चे ऐसे हैं जिनको एक बार करने से इनका फायदा लंबे समय तक मिलता है। क्योंकि इनका फायदा लंबे समय तक मिलता है इसलिए बार बार करने की जरूरत ही नहीं होती। फैक्ट्री की बिल्डिंग एक बार बनाई तो फैक्ट्री की बिल्डिंग कोई कागज की तो है नहीं कि आज बनाई कल टूट जाएगी, फिर बनाएंगे परसों फिर बनाएंगे। एक बार बिल्डिंग बना ली 10 साल तक 20 साल तक चलेगी, इसलिए इसको बार बार करने की जरूरत नहीं होती। तो इन खर्चों की प्रकृति ऐसी है कि इनकी बार बार आवश्यकता नहीं होती सामान्यतः। दूसरा, ये जो कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम हैं, क्योंकि ये बार बार खर्च नहीं करने पड़ते और इनके बदले में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनका नेचर हमेशा ऐसा होता है जिसको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं उनको हम हमेशा नाम देते हैं संपत्ति या एसेट्स। तो इन खर्चों की वजह से हमें हमेशा व्यवसाय के अंदर संपत्ति या एसेट्स हासिल होगी। तो इन खर्चों से संपत्ति एसेट हासिल होती है। तीसरी विशेषता हमारी जो 11वीं 12वीं की किताबों में लिखा हुआ है उनमें लिखा होता है कि इन खर्चों को हमेशा बैलेंस शीट में लिखा जाता है। अब ये बात अपने आप ही क्लियर है कि इनको बैलेंस शीट में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए सिर्फ दो जगह है, अंतिम खातों में लिखने के लिए दो ही जगह है। बिजनेस की हर चीज़ अंत में जाके दो जगह पहुंचेगी, या तो प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस में ये लिखे ही नहीं जा सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में वही चीज़ लिखी जाएगी जो 12 महीने से संबंधित है। ये 12 महीने से नहीं, ये सारे खर्चे तो लंबी अवधि से संबंधित है, इसलिए ये बैलेंस शीट में आएंगे ही नहीं। इसी के जस्ट अपोजिट, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूं कि इसका लाभ एक से अधिक लेखांकन अवधि में मिलता है। तो इसका लाभ एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, लेखांकन अवधि से अधिक समय में लाभ। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें राजस्व की, रेवेन्यू की या आयगत की, तो आयगत खर्चों की विशेषताएं क्या होंगी, इससे जस्ट उलट, जस्ट अपोजिट होंगी। सबसे पहले इनकी जो प्रकृति है वो बार बार रेकर होने की होगी, रेकरिंग होगी, मतलब बार बार खर्च करने की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों, ये वो खर्चे हैं जिनको करने से इनका लाभ थोड़े से दिन मिलता है, तो थोड़े दिन में इनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, दोबारा से आपको फिर करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको भूख और प्यास लगती है ना, तो एक बार खाना खा लिया, तो एक बार खाना खा लेने से हम लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं हो गए, थोड़ी देर के बाद 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद फिर खाना पड़ेगा। पानी पी लिया तो 2-4 घंटे बाद फिर पीना पड़ेगा, तो बार बार आवश्यकता है। लेकिन खाना बनाने के लिए रसोई बना लिया आपने, किचन बना लिया, किचन तो रोज नहीं बनाना पड़ेगा, खाना रोज बनाना है, वो राजस्व रेवेन्यू आयगत है। लेकिन अगर किचन बना लिया, किचन रोज रोज नहीं बनाना, किचन का कंस्ट्रक्शन तो एक बार हो गया, 10 साल 20 साल तक चलेगा, वो कैपिटल है, तो इनकी प्रकृति बार बार होने की नहीं होती है। दूसरा, इन खर्चों को हम हमेशा एक्सपेंस या व्यय की प्रकृति में देखते हैं, या दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर टाइप के होते हैं। इनको कभी भी हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखते, इनको हमेशा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इनको नॉर्मली लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमारी मिलान की अवधारणा और हमारी लेखांकन अवधि की अवधारणा कहती है कि वर्तमान लेखांकन अवधि में जिन लाभों का, जिन एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलता है उनको इसी लेखांकन अवधि में प्रॉफिट लॉस में लिख दो। और ये तो बेचारे ऐसे खर्चे हैं जो वर्तमान लेखांकन पीरियड में ही लाभ देते हैं, इसलिए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, कभी और कहीं जा ही नहीं सकते। दूसरा, इनका बेनिफिट लंबे समय तक नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। तो ये इनकी मोटी मोटी खास बातें हैं। अब अभी मैंने जस्ट इनका सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है और ये समझाने की कोशिश की कि इनकी मुख्य बात क्या है। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है डेप्रीसिएशन, हास, मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा उलझा रखा है, जो हद से ज़्यादा सिंपल और बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने बचपन से यही रटा है कि संपत्तियों के मूल्य में कमी आ जाती है, संपत्तियों में घिसावट हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे संपत्तियों के मूल्य में कमी नहीं आती है, लेकिन संपत्तियों के मूल्य में कमी नहीं आने पर भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। दो संपत्तियाँ जिनके मूल्य में अलग अलग कमी आएगी तब भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो डेप्रिसिएशन में हमें बचपन से जिस तरह से रटाया गया वो बिल्कुल ही गलत और बेसलेस है। बट अगर आप थोड़े से खुले दिमाग से सोचें तो इनके पीछे लॉजिक या कारण कुछ और रहे। सिद्धांत अपनी जगह ठीक है, लेकिन सिद्धांतों को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में मैं अपनी बात थोड़ी बहुत आप तक पहुँचा पाया।
हम लोग ऐसे ही किसी यूज़फुल सेशन में एक बार फिर मिलेंगे। आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग ऐसी ही यूज़फुल चीज़ें आपके लिए कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।